नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज साइंस का दूसरा सेट लेकर के आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो बिना देरी के पहला ही प्रश्न करते हैं। पहला ही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। तो एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित कौन नहीं करता है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ, पदार्थ मतलब पदार्थ की प्रकृति, समझ रहे हैं? पदार्थ लिख दिया, इसका मतलब पदार्थ की प्रकृति। ऑप्शन सी दबाव, ऑप्शन डी लंबाई। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा जब बेसिक मतलब थियरी इसका विद्युत चैप्टर, तो निश्चित रूप से आपने दबाव को नहीं देखा होगा, है कि नहीं? इसका मतलब आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दबाव। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि आप देखे होंगे कि ये एक वायर है, ठीक है? ये एक वायर है, ठीक है? अब ये वायर अगर हम चांदी का लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, और लोहे का लेते हैं, तो आप बताइए सबसे ज़्यादा विद्युत किस में प्रवाहित होगी, मतलब तेज गति से? आप कहेंगे सर सिल्वर से। और आयरन में कम होगी। अब देखिए, जिसमें तेज होगी उसमें प्रतिरोधकता कम होगी, जिसमें धीरे धीरे करंट प्रवाहित होगा उसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा। इसका मतलब पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये प्रभावित करता है। क्लियर है? आपने यह भी पढ़ा होगा कि चालक की जब लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। मतलब आपको पता होगा कि ये ज़्यादा दूर तक लंबा तार गया होता है तो आप देखेंगे कि बीच में गल करके टूट भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता है उसका ऊष्मा हीट भी बढ़ता जाता है। अब जब हीट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? तार टूट जाएगा। इसका मतलब लंबाई पर भी निर्भर करता है। तीसरा मैं समझाना चाहता हूँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ध्यान से सुनिएगा कि क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। ये लंबाई आप देखते हैं गांव में कितनी दूर दूर तक तार गया होता है। तो अगर लंबाई अधिक है तो निश्चित रूप से प्रतिरोध भी अधिक हो रहा है कि नहीं? मतलब लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रतिरोध के। लंबाई बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा। तो इसी को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं? मोटाई बढ़ा देते हैं इस तार की। मतलब मोटाई, मोटाई का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो आर मतलब प्रतिरोध घटता है। मतलब क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोधकता की। बात समझ में आया? तो तीनों के तीनों ही क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं दबाव को छोड़कर। अतः आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दबाव। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर होती है, मतलब के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? लागू दबाव के, लागू बल के, स्थितिज ऊर्जा के, विस्थापन के। तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई लागू बल के। अब कैसे लागू बल के होगा? आपने पढ़ा है कि संवेग p बराबर एम वी होता है। हम वेग में परिवर्तन कर दें या द्रव्यमान में परिवर्तन कर दें, है ना? तो हम वेग की बात करते हैं कि ये जो p है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की होता है। अगर m को कांस्टेंट मान ले, नियत मान ले तो ठीक है। तो वेग में हम परिवर्तन कैसे करते हैं? तो आप कहेंगे सर बल के द्वारा करते हैं, दबाव के द्वारा तो नहीं न कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा से तो कभी गति में परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता, ठीक है? और विस्थापन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसका मतलब बल ही बचता है और बल से ही हम वेग में परिवर्तन करते हैं। आप ही सोचिए, एक वस्तु है इस तरह से गति कर रही है, रोकना हो तो बल ही करते हैं ना। जब इसकी गति रुक गई तो संवेग में परिवर्तन हो गया। गति बढ़ा दिए तो भी संवेग में परिवर्तन हो गया। गति को कम किए, बढ़ा दिए, दिशा बदल दिए तो बल के द्वारा ही करते हैं। अतः संवेग परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। क्लियर है? जितना बल लगाएंगे उतना संवेग परिवर्तन होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। कह रहा है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक गति से चलती है या चल रही है। इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक लगाया जाता है, तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। और न्यूमेरिकल क्यों कठिन हो जाता है, हमें फार्मूला याद ही नहीं रहता। अब फार्मूला याद भी रहता है तो भी नहीं लगा पाते। उसके पीछे कारण क्या है कि हम लिखते नहीं सवाल को। हमेशा लिखिए द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, आप कहेंगे सर एम से द्रव्यमान को डिनोट करते हैं, तो 30 kg लिख लीजिए। धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। v मतलब वेग होता है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको f का वैल्यू दिया है 60 न्यूटन, ठीक है ना। ये देखिए मंदक बल लगा रहा है, मंदक मतलब रोकने के लिए लगा रहा है, समझ में आ रहा है। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। आपसे टी पूछ रहा है। अब आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें किस में आती हैं भाई साहब, तो पता ही नहीं है। तो कम से कम इतना तो आपको पता होगा कि F का रिलेशन F बराबर ma होता है। और मंदक बल का मतलब, मंदक का मतलब त्वरण होता है, बल का मतलब बल। बल हम लगा रहे हैं किसी गाड़ी को रोकने में, तो उसका त्वरण भी तो बदल रहा है। त्वरण मतलब वेग परिवर्तन। अब 60 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चले, 20 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चले, 10 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चले, कुछ भी चले, अगर हम उस पर बल लगाएंगे रोकने के लिए तो रुकेगा 5 किमी, अंत में आते आते शून्य भी हो सकता है। तो वेग ही तो परिवर्तन हो रहा है। तो आपको पता है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। और ए में v और t दोनों होते हैं। बस आपका प्रश्न हल हो गया। अब आप देखिए m का वैल्यू दिया है मेरे भाई, a का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन a में v का वैल्यू दिया है ना। अब देखिए t आराम से दिख रहा है, t का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि f का वैल्यू दिया है। इतना अगर समझ में आया तो मैं डायरेक्ट अब हल करता हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं लिखता हूँ F बराबर ma। अब a की जगह में बताइए v/t लिख सकता हूँ ना, वेग परिवर्तन की दर। तो मैं f की जगह 60 लिख दिया मेरे भाई, m की जगह 30 लिख दिया, a की जगह 20/t लिख दिया। 30 दूनी 60, ठीक है, और 2 दहा में 20, मतलब t बराबर 10 सेकेंड। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एवोगैड्रो संख्या को निरूपित की जाती है। एवोगैड्रो संख्या, ये देखिए ये छूट गया है, टाइपिंग नहीं हो पाया था। तो अब आप बताइए कि एवोगैड्रो संख्या किसे दिखाते हैं, क्या an से दिखाते हैं या n0, n के पावर ऊपर जो जीरो है उससे दिखाते हैं, कि n के पावर नीचे जीरो है उससे दिखाते हैं। तो आपको याद रखना है, रट लीजिएगा, प्रतीक से भी पूछता है तो n0 से दिखाते हैं। n0 का मतलब n और नीचे जीरो, ठीक है ना, 9 से दिखाते हैं, ये दिमाग में आपको रखना है। क्लियर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ऑक्सीजन के अणु में होता है एक दोहरा सह संयोजक बंध, एक एकल बंध, एक विद्युत संयोजी बंध, एक तिहरा सहसंयोजक बंध। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है। अब आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, रासायनिक आबंध, ठीक है। मैं बता देता हूँ शुरू से। ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई, 8। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको दिखेगा 2 और 6, ठीक है। अब बाहरी कोश में कितनी इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे सर 6। कोई भी तत्व स्टेबल होने के लिए अपने बाहरी कोश में, आउटर मोस्ट सेल में 8 चाहता है। 8 के लिए कितने की जरूरत है, तो आप कहेंगे सर 2 की जरूरत है। इसका मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये 2 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ये बनाता कैसे, मैं वो बता देता हूँ। ये सहसंयोजक बनाता है। देखिए मैं 6 लिख रहा हूँ, 2 2 4 और 2 6, ठीक है मेरे भाई।
अब देखिए ये दूसरा वाला ऑक्सीजन है तो ये भी तो 2, 2 4 और 2 6 ही रहेगा इसके पास। अब ये देखिएगा 2 2 4 4 8 हो गया, इसका भी देखिए ये भी 8 हो गया, दोनों में 8 8 हो गया, स्टेबल हो गया ना। इसीलिए ऑक्सीजन को जब ऐसे O2 लिखते हैं तो ये O2 क्या होता है, अणु हो गया और ये स्टेबल हो गया। क्लियर है? तो दो दो इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं तो 2 बॉन्ड। क्लियर है? एकल बॉन्ड कौन होता है? एकल बॉन्ड जब हम एक एक से संयोजन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आप देखेंगे H2 ऐसे लिखा रहता है, HH सिंगल बॉन्ड से। विद्युत संयोजी बंध कब बनता है मेरे भाई? जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब बनता है विद्युत संयोजी बंध। जैसे NaCl, ठीक है ना, अच्छे से नहीं लिख पाया मैं, सॉरी, NaCl, CaCl2, ठीक है ना। अब तिहरा बंध किससे बनता है? जब दो तत्वों के या परमाणुओं के मध्य 3 बंध बनते हैं, 3 संयोजक बंध कहते हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के आबंधन से। अगर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो मेरे भाई ये देखिए H हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा, ये C हो गया, 1 2 3 CH, मतलब एसिटिलीन C2H2 में कौन सा बॉन्ड होता है? तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तिहरा सहसंयोजक बंध होता है। उम्मीद करता हूँ इतना एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है। अब बताइए प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? प्रश्न पूछने का यही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये डॉट 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 खाली स्थान है, लेकिन पूछ रहा है, मानकर चलिए कि किसके कारण सुनाई देती है। अनुनाद ध्वनि तरंगों के अपवर्तन, ध्वनि तरंगों के परावर्तन, ध्वनि तरंगों के हस्तक्षेप। तो अब ये देखिए, मानकर चलिए एक व्यक्ति है, ठीक है, हाँ, अब ये घर में बोले चाहे पहाड़ी पर बोले, घाटियों में जाकर के बोल रहा है, ये देखिए पहाड़ हो गया, ठीक है, और ये कह रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहा है, अपना नाम बोल रहा है, या फिर कह रहा है कि बाऊ हो, तो उसको कई बार सुनाएगा, बाऊ हो, यही है प्रतिध्वनि। मतलब प्रतिध्वनि मतलब जो टकरा करके आपको आवाज़ आ जाए, ये गूंज हो गया, ये अनुनाद हो गया जो मैंने बताया। मतलब जैसे कभी होता नहीं है कि ये मानकर चलिए व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला, फिर आवाज़ सुनाई मुझे दी, तो टकरा करके वापस आई तभी आपकी आवाज़ सुनाई दी, तो यह होता है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ठीक है ना। और ये जो मैं बताया हूँ कई बार सुनाई देता है तो वो अनुनाद होता है, ठीक है ना। अनुनाद समझ में आ रहा है? जब गूंजता है आवाज़ तो उसे अनुनाद कहते हैं, और जब आवाज़ आपको सुनाई देती है तो वो ध्वनि तरंगों का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक फैक्ट बता दूँ, कान पर ध्वनियों का प्रभाव जो होता है 1/10 सेकेंड होता है। 1/10 सेकेंड का मतलब हम कह सकते हैं 0.1 सेकेंड। क्लियर है? क्या हमने कहा कि कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड होता है, मतलब आपके कान में 1/10 सेकेंड में उसका असर हो जाता है। अगर 1/10 सेकेंड के अंतराल में आता है तब तो आपको आवाज़ साफ साफ सुनाई देगी, लेकिन अगर इसी 1/10 सेकेंड के अंतराल नहीं है, उसी में 2-3 आवाज़ सुनाई दे गई तो आपको समझ में नहीं आएगा कोई क्या बोला है, उसी को आवाज़ गूंजना कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक फैक्ट बताऊं तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए याद रखिएगा, श्रोता मतलब जो सुनने के लिए है, और परावर्तक सतह, जैसे यह व्यक्ति है और ये परावर्तक सतह है, तो इनके बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो 17 मीटर। ये याद रखिएगा, UPPCS में भी सवाल आया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में भी आया हुआ है, इसलिए मैंने ये फैक्ट बता दिया। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछेंगे ना तो दिया है 6.6। आप NCERT पढ़ लीजिएगा कक्षा 9 का, ठीक है ना, उसमें ये दिया है, तो 17 मीटर में अप्रॉक्स मान के आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ इतना आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतु कोशिकाओं में
वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। 7 नंबर का प्रश्न है, क्या है? सल्की की ग्रंथियम स्तंभाकार आयत फलकी। ये 4 ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। तो याद रखिएगा आप कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयत फलकी। ठीक है, क्या है? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए जो आपकी किडनी है, ठीक है, उसको अंदर से मजबूती प्रदान करने के लिए आप देखेंगे ये किडनी हमने बना दिया, ठीक है, इस सेम के आकार का, ठीक है, ये किडनी बना दिया। तो आप इसमें कुछ इस तरीके से रचनाएं देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से रचनाएं आप देखेंगे और इसमें ऐसे ऐसे करके रहेगा, चतुष्फलकीय रहेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अच्छे से मैं नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आयत फलकी लिखा है, यही कहीं कहीं लिखेगा चतुष्फलकी। हालांकि ये किताबों में चतुष्फलकी शब्द ही यूज करता है, ठीक है ना, चतुष्फलकी, इसमें आयत फलकी भले ही दे दिया है। तो इसे आपको याद रखना है। क्लियर है? जंतु में आपको पता होगा 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, है कि नहीं? तो अगर मैं यह कहना चाहूँ कि आपके लिए इतना काफ़ी है तो मुझे लगता है काफ़ी है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व है। 58 किसका है? स्ट्रांसियम का है कि सीरियम का है कि थोरियम का है कि लैंथेनम का है? ये आपके पास जो प्रश्न है, याद रखिएगा, आपके पास 58 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है उसका नाम है सीरियम। क्या नाम है? सीरियम। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। जब आप देखेंगे क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, तो लैंथेनाइड तत्व जैसे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दो श्रेणी एफ ब्लॉक के नीचे रहेंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। लैंथेनाइड लैंथेनियम से शुरू होता है और एक्टिनाइड एक्टिनाइड से शुरू होता है, एक्टिनियम से, ठीक है ना। तो इसमें आपसे पूछा है किसका परमाणु क्रमांक 58 होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सीरियम। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसमें मैं ये बता दूँ कि लैंथेनियम से शुरू होता है लैंथेनाइड, एक्टिनियम से शुरू होता है एक्टिनाइड, और याद रखिएगा ये 57 से लेकर के 71 तक होता है, और एक्टिनाइड का 89 होता है मेरे भाई, तो 89 से लेकर के 103 तक होता है। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? दिया है स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और फ्लोएम। तो आपको याद रखनी है पेरेनकाइमा। क्लियर है? हमने बताया था ना, देखिए कल वाले वीडियो में भी पेरेनकाइमा से प्रश्न आया था, कोशिका भित्ति से प्रश्न आया था। तो आराम से कोशिका भित्ति यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ लीजिए, और पादप ऊतक पढ़ लीजिए। देखिए यह वीडियो बनाने का सीधा सीधा मतलब है कि आपकी तैयारी कितनी है। तैयारी अगर नहीं भी है तो आप इस वीडियो को देख कर के यह सीखें कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, उस टॉपिक को आप तैयार करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल मैंने डिटेल में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है। फिर प्रश्न आ गया न्यूमेरिकल से। फिजिक्स में न्यूमेरिकल खूब आते हैं, ये प्रीवियस ईयर है,
कह रहा है कि 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा। ठीक है ना। तो आपको पता है कि कार्य कैसे निकालते हैं, ये पूछा है अधिकतम कार्य। ये 20 किलोवाट का इंजन है। 20 किलोवाट का इंजन मतलब पावर है। बात समझ रहे हैं। 20 किलोवाट, ध्यान से समझिएगा। और ये क्या है, समय है टी, 10 सेकेंड। अब आपसे पूछ क्या रहा है, डब्लू। क्या कभी ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा है जिसमें पी, टी और डब्लू का संबंध हो। अरे भाई, ये शक्ति है, यही तो क्षमता है। तो कार्य करने की समय को क्षमता कहते हैं। पी बराबर डब्लू बाई टी। बोलिए हाँ, ये पढ़े हैं कि नहीं, कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा में। अब आपको पी का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, 20 किलोवाट। और डब्लू का वैल्यू पूछ रहा है और 10 दिया है टी का। तो 200 आ गया कि नहीं आ गया, तो 200। अब ये 200 क्या आया, देखिए कैसे हल करते हैं। तो पी की जगह पर पी रखें तो किलोवाट, और 10 से गुणा की किलोवाट सेकेंड। आंसर में किलोवाट सेकेंड कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो किलोवाट सेकेंड जो हुआ, वाट सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वाट सेकेंड बराबर जूल। दिमाग में ये रखना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 200 किलो जूल। ठीक है ना। हालांकि जैसे ही आपका 200 आया तो आप तो आंसर लगा ही देंगे, लेकिन सपोज करिए कि अगर यहाँ पर 200 जूल केवल दिया होता तो कंफ्यूज नहीं हो जाते आप। तो इसीलिए मैंने यह कहा कि 200 किलो जूल। कभी कभी आपको पूरा दे देगा किलोवाट सेकेंड, कभी कभी किलो जूल देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आराम से आप बता सकते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 गुनी। कैसे हो गया भाई 4 गुनी, देखिए गति 2 गुनी है तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या आपने सीखा है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं इसको हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि गति में परिवर्तन हो रहा है मेरे भाई, गति 2 गुनी हो रही है। आप सोचिए गति 2 गुनी हो रही है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें भाई। v से 2v हमने कर दिया, तो बताइए 2 दूनी के 4, v स्क्वायर आया कि नहीं आया। इसका कितना गुना हो गया काइनेटिक एनर्जी, बताइए 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसा प्रश्न आए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12 नंबर का, और प्रश्न है यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो किसके कारण रुक जाएगी। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है कि कोई बल अगर आरोपित नहीं है तो किसके कारण रुकेगी। आप अपने से कर लेंगे। अब ये देखिए एक बॉल है, ये जमीन सतह है, ये अगर हम इसको थोड़ा बल लगाए और ये लुढ़कने लगा, क्या ये जीवन भर लुढ़केगा। नियम तो यही कहता है, गति का प्रथम नियम जड़त्व का, कि ये जीवन भर लुढ़कता ही रहेगा। परंतु इस पर एक बल आरोपित हो रहा है। ये देखिए, ये जो जमीन है ये घर्षण बल लगा रहा है, इसके विपरीत। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये आकर के रुक जाएगा। तो किसके कारण रुक जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर घर्षण बल के कारण रुक जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो यौन संक्रमित बीमारी कौन सी नहीं है, क्या गोनेरिया है, इसमें गोनोरिया लिख दिया हूँ, गोनेरिया है, मस्से हैं, कैंडिडाइसिस और सिफिलिस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर, ये मस्से, यह कोई यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। ठीक है, देखिए आप जैसे कैंडिडाइसिस की बात अगर करेंगे तो यह कवक से होने वाला यौन संक्रमण किससे होता है, तो आप कहेंगे कवक द्वारा फैलता है। ठीक है, जो मुझे पता है मैं वो आपको बता देता हूँ। और जो गोनेरिया है ये जीवाणु से फैलता है, किससे फैलता है, जीवाणु से, कोई दिक्कत। देखिए जितना मुझे पता है मैं आपको बताता हूँ,
बाकी आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा। थियरी पढ़ने के लिए कम से कम आप NCERT पढ़ जाइए। और जहाँ तक सिफिलिस की बात है, ये भी जीवाणु द्वारा ही फैलता है, ठीक है। कैंडिडाइसिस कवक द्वारा, सिफिलिस और गोनेरिया जीवाणु के द्वारा। ये तीनों जो मैंने अभी रोग बताया है, ये तीनों के तीनों यौन संक्रमण रोग हैं। क्लियर है, याद रह जाएगा। गोनेरिया बीमारी जो है मूत्र मार्ग में होता है, मूत्र मार्ग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा तीनों यौन संक्रमित बीमारी है, जबकि मत्स्य यह यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। मत्स्य मतलब आपको तो पता ही होगा, जो हम लोग कहते हैं कि मस्सा निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस तत्व के समान होंगे। अब देखिए, कह रहा है कि परमाणु संख्या 20 है और ऑप्शन दे दिया है इतना सारा। आपको ये करने के लिए क्या करना होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो, करने आए, या फिर आपको आवर्त सारणी याद हो। अब बताइए 20 किसका है, तो आप कहेंगे कि कैल्शियम का है, मैंने 20 लिख दिया। अब आवर्त सारणी में कैल्शियम किसके साथ है, तो आपको पढ़ाया हूँ मैंने, बे, मग, का, सर, बा, रा, ठीक है ना। आप देखें कि बेरियम के नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के कैल्शियम है, मतलब बेरियम वाले ग्रुप में कौन है, आप कहेंगे कैल्शियम। तो बेरियम के जैसा ही, बेरियम मतलब 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा अगर जिसको ये याद है। याद नहीं है तो क्या करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 8 और 2, ठीक है ना। अब देखिए बेरियम का कर रहा हूँ मैं, बेरियम का 4 होता है मेरे भाई, 2 और 2। आप देख पाएंगे कि अंतिम कोश में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कि कैल्शियम का जो गुणधर्म है बेरियम के समान होगा। अब ऐसे करने के लिए आपको चारों ऑप्शन करना होगा, लेकिन अगर आपको आवर्त सारणी याद है, पीरियोडिक टेबल याद है, तो निश्चित रूप से आप इसको उड़ा देंगे। तमाम सारे ट्रिक द्वारा पढ़ाए गए हैं यूट्यूब पर, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो मुझसे इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा ना, या फिर जो मुझसे साइंस पढ़ा होगा, उसको तो ऐसे ही पूरा पीरियोडिक टेबल अभी भी याद होगा कि हलीना पहला में क्या है, हाइड्रोजन से है, हाइड्रोजन, लिथियम तो मैंने हलीना का रब कसफर, बेमग का सरबारा, फिर उसके बाद में मैंने ब अलगा इंटल, उसी को बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, है ना, क सीगे सनपेबी, ऐसे करके मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उभयलिंगी पुष्प होता है, उभयलिंगी पुष्प होता है, आपके पास ऑप्शन है गुलमोहर, पपीता, हिबिस्कस, सरसों। हिबिस्कस मतलब समझते हैं, गुड़हल, गुड़हल, ठीक है, गुड़हल का पुष्प की बात कर रहा है। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर पपीता। अब देखिए कितना अद्भुत आंसर आ गया, जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, है कि नहीं। तो उभयलिंगी जो पुष्प होता है, उसमें याद रखिएगा कि क्या होता है इसमें कि नर और मादा दोनों के जनन अंग होते हैं, ठीक है ना। क्या हमने बताया कि नर और मादा दोनों के जनन अंग होते हैं इसमें, इसीलिए इसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, और पपीता एक उभयलिंगी पुष्प है। क्लियर है। पुष्पों का अध्ययन बताइए किस में किया जाता है, ये कमेंट में लिखिएगा ताकि आपको याद रहेगा। पुष्पों का अध्ययन किस में किया जाता है, कमेंट में लिखिएगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, चाहे गूगल सर्च करके लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है ना। अब देखिएगा, जो पुष्प का नर जननांग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, याद रह जाएगा। और जो मादा जननांग होता है उसे हम जायांग कहते हैं, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, याद रह जाएगा।
पुंकेसर क्या होता है, नर जननांग होता है, और जायांग क्या होता है, मादा जननांग। किसका, तो पुष्प का होता है, ठीक है ना, पुष्प का। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है, क्या बढ़ती है भाई। आपके पास ऑप्शन है आयाम बढ़ने से, मतलब ये पूछ रहा है कि रेडियो द्वारा उत्पादित किससे ध्वनि बढ़ती है। आयाम बढ़ने पर बढ़ती है, पिच बढ़ने पर, कि तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर, कि आवृत्ति बढ़ने पर। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आयाम बढ़ने पर। क्लियर है। आप जब देखेंगे तो ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आय के वर्ग के समानुपाती होती है। ये जो तीव्रता है, आई इंटेंसिटी, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, ये क्या होता है, ये आयाम है। इसको एरिया मत मान लीजिएगा, ध्वनि में क्या है, आयाम, ठीक है। ये क्या है, तीव्रता है, तीव्रता, याद रहेगा। देखिए क्या होता है कि अगर आप थियरी पढ़े रहते हैं तो आप फटाफट फटाफट कोई भी प्रश्न को हल कर देते हैं। अगर आप जैसे कि थियरी नहीं पढ़े हैं तो आपको क्या होता है, दिक्कत होता है, तकलीफ होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए यह जो प्रश्न है काफ़ी बेहतर है, ताकि आपका दिमाग इससे खुल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आपको देखिए ध्वनि भी पढ़ना है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ कर देखिए ना, आपको आनंद नहीं आ जाएगा तो फिर कहिएगा। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है, तो आप कहेंगे आयाम बढ़ने से। थोड़ा सा अगर बताऊं आपको, ये एक तरंग है मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है, तो ये जो अधिकतम विस्थापन है मेरे भाई, ठीक है ना, मध्यमान से अधिकतम विस्थापन, ये देखिए अधिकतम दूरी है ना इसकी, तो इसको हम बोलते हैं आयाम। क्लियर है। अब ये देखिए इसको श्रृंग बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। तो दो श्रृंग के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। याद रखिएगा, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और एक श्रृंग और एक गर्त, ये यहाँ तक की दूरी, एक श्रृंग और एक गर्त को भी हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। जैसे दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, उसी तरह दो गर्तों के बीच की भी दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्लियर रहेगा। अब देखिए आवृत्ति क्या होती है, तो आपको पता होगा आवृत्ति, एक सेकंड में यह कितनी बार कंपन करता है उसको आवृत्ति बोलते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि आंसर ए, आयाम बढ़ने पर ध्वनि बढ़ती है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एक मात्र अधातु क्या है। देखिए मेरे भाई, इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन मैं हाइड्रोजन को बताता हूँ, ठीक है ना। आप देखेंगे ह, ली, ना, क मतलब के है, क, रब, कस, फर, ठीक है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो मेरे भाई इसका स्थान क्या है, अनिश्चित है। इसको हाइड्रोजन के साथ भी रखा जाता है। आप देखेंगे फ, कल, ब्र, आई, एट, और इसे ट्रिक में फिर कल बाहर आई आंटी। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ भी रखा जाता है और पहले वाले के साथ भी रखा जाता है। हैलोजन के साथ रखा जाता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, ग्रहण कर सकता है। और इसके साथ इसलिए रखा जाता है कि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है, ठीक है ना। तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण ही इसे अधातु के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, अर्थात यह भी हैलाइड बनाता है, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन होगा। क्लियर है, आपको याद रखना है ये फैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन,
एमाइलेज, पेप्सिन और लाइपेज। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ट्रिप्सिन। याद रह जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन ये किसका बहुलक होता है, तो आप कहेंगे कि अमीनो एसिड का बहुलक होता है। मतलब 20 एमिनो एसिड मिल करके, एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा। ठीक है ना। तो कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन जो है एंजाइम, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है। कभी कभी आपसे ऐसे दे देगा प्रोटीन, ये तीर लग गया, ये दे दिया अमीनो एसिड। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको लिखना होगा ट्रिप्सिन। ठीक है। ऐसे मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। तो आपको ट्रिप्सिन याद रखना है बस, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दी गई संरचना, अब देखिए ये टाइपिंग नहीं हो पाया तो मैं वो संरचना बना देता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है। ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर सी है। ठीक है। अब देखिए इस तरीके से संरचनाएं इसकी बनी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर H H H H, और ये पूछा है कि ये क्या है, तो बेंजीन है कि नेप्थलीन है कि साइक्लोहेक्सेन है कि साइक्लोहेप्टेन है। तो ये तो सभी को पता होगा कि ये बेंजीन है। ठीक है। ये क्या है भाई? बेंजीन है। इस बेंजीन को और कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा, इस तरीके से भी लिखा जाता है। इस बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। क्लियर है। तो ये है बेंजीन। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है अगर ये ना हो तब, ये जो शून्य दिख रहा है सर्कल ये ना हो तब। ठीक है ना। जैसे ये केवल ऐसे होता तो ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है ना। अगर ये देखिए त्रिभुज हो गया तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। ठीक है। अब देखिए कैसा कैसा सवाल पूछने लगा है, लेकिन सब के सब हाई स्कूल तक के लेवल के ही हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेनोप्थलीन को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है। तो फेनोप्थलीन एक इंडिकेटर है। जैसे आपको पता होगा हल्दी एक इंडिकेटर है। ठीक है। तो ये बताइए फेनोप्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग क्या होता है? बदलता है कि नहीं बदलता है? मतलब कैसा हो जाता है ये? नीला, लाल, रंगहीन, गुलाबी। तो आपको याद रखना है रंगहीन रहता है। क्या रहता है भाई? रंगहीन। है ना मज़ेदार प्रश्न। देखिए तैयारी आपकी जितनी बढ़िया होगी आप उतना बढ़िया फाइट करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है। मैं थोड़ा सा कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ। देखिए फेनोप्थलीन, जो फेनोप्थलीन है, अगर फेनोप्थलीन को क्षार क्या कर देता है? गुलाबी रंग कर देता है। ये फिनोप्थलीन है, अगर इसमें हम क्षार मिला दें या इसी को क्षार में मिलाएं, कोई भी क्षार हो तो उसका रंग क्या हो जाता है मेरे भाई? गुलाबी हो जाता है। कोई क्षार है कि नहीं है कैसे पता करेंगे? उसमें अगर फिनोप्थलीन मिलाते ही अगर उसका रंग गुलाबी हो गया तो समझिए वो क्या है? क्षार है। ठीक है ना। अब सिरके में अगर हम कुछ मिलाते हैं तो वो क्या रहता है? रंगहीन। आपको मैं और बता दूं कि अ, आप देखे होंगे कि जब हम सब्जी गिर जाता है, मतलब हल्दी लग जाता है कपड़े पर, और जैसे ही हम साबुन से या फिर निरमा वॉशिंग पाउडर से जब धोते हैं तो आप देखेंगे कि वो लाल हो जाता है। तो इस तरीके से हल्दी भी एक इंडिकेटर है। समझ में आया? क्षार का इंडिकेटर। अगर हल्दी पर क्षार पड़ता है या क्षार पर हल्दी पड़ता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अम्ल क्षार लवण भी पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ध्वनि धावन
सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर गैस निकलती है। देखिए कितना रिएक्शन से पूछा है। रासायनिक अभिक्रिया कक्षा 10 का चैप्टर है, पढ़ लीजिएगा। धावन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जानते हैं, HCl की बात कर रहा है। और धावन सोडा से अगर क्रिया कराएं, धावन सोडा का सूत्र जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट नाम होता है Na2CO3। देखिए वैसे इसमें 10 ठो क्या रहता है, जल के अणु रहते हैं, लेकिन हमें मामला किससे करना है, सोडियम कार्बोनेट से, धावन सोडा का। अगर हम ऐसे भी कर देते हैं तो अगर हम HCl से इसकी क्रिया कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, HCl से तो क्या बनता है मैं वो बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका Na इसके Cl के साथ एक लवण बना देता है, NaCl। देखिए ना, ये क्षार प्रवृत्ति का होता है, ये अम्ल है। जब क्षार और अम्ल मिलते हैं तो क्या बनता है मेरे मित्र, तो कहेंगे कि सॉल्ट बनता है, लवण। और एक गैस मुक्त होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं कि जल है, तो जल तो बनेगा ही, तो क्या हो जाएगा, H2O। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जल तो मुक्त होगा ही, आपको मेन बात याद रखनी है कि NaCl बनता है। अब देखिए इसमें क्या है, गैस निकलती है पूछा है, तो हमको क्या याद रखना है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत। याद रखिएगा जहाँ पर कार्बोनेट होता है ना, वहाँ पर अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही मुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक एक्टिनॉइड नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिनाइड नहीं है। तो आप कहेंगे कि थोरियम, टर्बिनियम, फर्मियम, फर्मियल और नोबेलियम, इसमें से कौन सा एक्टिनाइड नहीं है। अब देखिए कितना कठिन सवाल पूछ दिया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा प्रश्न आएगा। F ब्लॉक से सवाल बहुत रेयर पूछता है, लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड से बहुत रेयर में, और यहाँ पर वह रेयर प्रश्न पूछ दिया है जो कि बहुत कम ही लड़के कर पाएंगे। तो याद रखिएगा आप, टर्बियम, यह एक्टिनाइड नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है मैं आपको बना करके बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, लैंथेनाइड में लैंथेनियम हो गया, सीरियम हो गया, जिसका कि 58 होता है, मैंने अभी इसी वीडियो में बताया है, ठीक है ना। तो आप एक बार क्या करिए, फर्मियल लिख दिया, ठीक है, नोबेलियम लिख दिया। अब आपको ये पूरा का पूरा याद करना होगा, और याद मैं भी नहीं करवाता हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछता था, लेकिन अब पूछा है तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार जरूर से जरूर पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिएगा, बहुत लोग ट्रिक से पढ़ाए हैं, आपको याद हो जाएगा। 1 घंटा दिन में क्या है, जब प्रश्न हमेशा आ रहा है। तो आज का अंतिम प्रश्न, यकीन मानिए मैं रात के 3 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे आवाज़ से आपको समझ में आ गया होगा। नाइट ड्यूटी करके आया हूँ तो सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूँ, सोया नहीं हूँ। तो मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्वेश्चन का क्वालिटी में खराबी नहीं है, सभी प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको ना जचे, लेकिन मैं यह गारंटी देता हूँ कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि रासायनिक, यहाँ डॉट 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 है, किसकी रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। आप बताइए कि परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा और उसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होगी तो किसकी होगी। आप बताइए, समभारिक दे रहा है ना, समभारिक मतलब जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एक समान होता है। क्लियर है। जैसे अगर मैं कहूँ कैल्शियम का 40, ये 20, पोटेशियम का 19, और एक समस्थानिक होता है इसका तो 40। ये दोनों देखिए ना, सेम है कि नहीं, सेम है परमाणु भार, लेकिन इनकी जो रासायनिक विशेषता है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो अब ये बोला है कि परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है और इसका परमाणु क्रमांक एक जैसा होता है। ये देखिए, अगर मैं 2, ये 3 लिख दिया हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो इनका गुण क्या होगा, एक समान होगा। बात समझ में आया।
तो आज जो प्रीवियस ईयर लिया उसमें 23 प्रश्न पूछे गए थे और ये सभी के सभी प्रश्न 22 9 का मतलब सितंबर, 22 सितंबर 2018 का प्रश्न पूछा गया था शिफ्ट 3 में। कौन सा? शिफ्ट 3 में। तो इसे आप हल्का सवाल मत समझिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। और शेयर कहाँ करना है? जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नमस्कार।